आदिश जी, आपका इंदौर में और हमारे विश्व संवाद केंद्र मालवा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के मंच पर स्वागत। परिचय वैसे आदिश जी का यहाँ पर एवी चलाकर दे दिया गया है। जियो पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं भू राजनीति, यानी कि वो राजनीति जो देश के अंदर से ज़्यादा देश के बाहर कार्य करती है, देशों के बीच में कार्य करती है, जो विभिन्न शक्ति केंद्रों के बीच में काम करती है वैश्विक, लेकिन फिर भी हम पर भी प्रभाव डालती है। वो जो राजनीति है अपने आप में काफ़ी जटिल विषय है। तो सबसे पहले शुरुआत में आदि भाई, चूँकि हमारे ऑडियंस में बड़ा वर्ग कॉलेज के युवा बच्चे भी हैं, तो मैं चाहूँगा जरा जियो पॉलिटिक्स क्या है, इसकी तरफ किस दृष्टि से देखना चाहिए, वो थोड़ा सा संक्षेप में बताएं, फिर हम आगे बातचीत करते हैं। पहले तो सर सब जो अतिथि यहाँ पर बैठे हैं सबका नमन, और आपका भी जो आपने मेरे को इस पवित्र मंच में बुलाया। नर्मदा जी का नाम अब क्या बोल सकते हैं उसके आगे। आपने बड़ा एक सिंपल सा सवाल पूछा, ये जियो पॉलिटिक्स भू राजनीति होती क्या है। हम सब इंसान हैं, हम सब एक चीज़ के लिए काम करते हैं, अपने भले के लिए, अपने बच्चों के भले के लिए, अपने परिवार के भले के लिए। इसको अगर आप देश के हित में देखेंगे तो वो राष्ट्रीय हित कहा जाता है। अब ये राष्ट्रीय हित आपका भी होता है और दूसरे का भी होता है, आपके दुश्मन का भी राष्ट्रीय हित होता है, आपके दोस्तों का भी राष्ट्रीय हित होता है। हर देश जो इस दुनिया में है उसका राष्ट्रीय हित होता है। तो हर देश अपने राष्ट्रीय हित के तौर पे काम करता है। कई बारी वो काम आप बोल सकते हैं आपके लिए अच्छे हो सकते हैं, कई बारी वो काम आपके लिए गलत हो सकते हैं। अब मैं इसमें एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। पाकिस्तान है, वो अपने राष्ट्रीय हित के लिए यहां पर दहशतगर्दी करता है, हम सब मानते हैं इस चीज को। उसका राष्ट्रीय हित क्या है कि वो आपसे मुंह पे लड़ नहीं सकता, छोटा देश है, छोटी फौज है, उसको पता है मार खाएगा, तो वो आपसे ऐसी जगह पे लड़ता है जहां पर आप फंस जाते हो। ठीक है जी, वो उसका राष्ट्रीय हित है। आपका राष्ट्रीय हित क्या रहेगा कि उसको रोकना और उस पर ऐसा दंड डालना कि वो दोबारा करने से पहले सोचे कि भाई अगर मैं ये चीज करूंगा तो मेरे ऊपर क्या होगा। अब ऐसे ही चीजें आप देखेंगे अमेरिका के साथ भी की जाती हैं, ब्रिटेन के साथ भी की जाती हैं, यूरोप में किसी भी देश को देखें आप, वहां से करी जाती है, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश। हर देश का अपना एक राष्ट्रीय हित होता है और वो उसका जो खेल होता है उसको बड़े सिंपली आप बोल सकते हैं कि भू राजनीति या जियो पॉलिटिक्स का नाम दिया जाता है। जी बहुत बढ़िया। यही आदिश जी की खासियत है कि वो एक जटिल विषय को भी आसान शब्दों में रख पाते हैं। बातचीत और आगे बढ़ाने के पहले एक छोटी सी सूचना और दे दूं जो महत्वपूर्ण है। आदिश जी इंदौर में रहे हुए हैं और वो मुझसे छावनी और जीपीओ की भाषा में बात कर पाते हैं, तो वेल वर्स्ड विद इंदौर। मेरी पैदाइश इस शहर की है, तो मैं इनके पिताजी फौज में थे और वो कई जगहों पर रहे, उसमें से महू भी थे। अभी जब जियो पॉलिटिक्स की बात करें आदिश जी, तो एक चीज़ देखने में आती है कि पिछले कुछ वर्षों में जियो पॉलिटिक्स हमारे यहाँ भी, हमारे समाज में भी थोड़ा ज़्यादा इसका जिक्र होने लगा, इस पर बातचीत होने लगी। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद और कुछ हो ना हो, ट्रम्प का एक योगदान तो है कि उसने जियो पॉलिटिक्स घर घर पहुँचा दिया। तो इसलिए हम बातचीत की शुरुआत ट्रम्प से ही कर लेते हैं। ये क्या कर रहे हैं भैया, ये व्हाट इज अप टू, वो चाहते क्या हैं? देखिए, मैं आपको 2-4 मिनट के अंदर थोड़ा सा इतिहास बताता हूं। अमेरिका का क्या इतिहास है। अमेरिका बना था 1700 और 1800 के बीच में। 1776 4 जुलाई को अमेरिका का बोलते हैं कि बनाया गया था, और इसने भी अपनी लड़ाई लड़ी थी किसी से, अंग्रेजों से ही लड़ी थी, ब्रिटिशर्स से लड़के उन्होंने अपने आप को एक देश बनाया। अमेरिका, क्योंकि अगर आप एक और भू राजनीति समझने के लिए कभी भी आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो मैं एक ही सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, बड़ों से, छोटों से, बच्चों से, सबसे, कि एक
मैप खोल के देखिए, देखिए किस देश के बारे में आप काम बात कर रहे हैं, वो देश कहां पर है और आप कहां पर बैठे हो, और उसके बीच में क्या कुछ बनता है क्या, आपको समझ में आ जाएगा क्या चक्कर है। क्योंकि जो भूगोल होता है दुनिया का, वो एक देश की अस्तित्व, एक देश का भविष्य, सब वही डिसाइड करता है, उसी के ऊपर होता है पूरा। अमेरिका कहां बैठा है दुनिया की दूसरी तरफ, उसके जो बॉर्डर हैं वो, उसमें छोटे छोटे देश हैं, कोई इतना बड़ा नहीं है, दोनों तरफ से समंदर है, और जो उसके दुश्मन हैं वो करोड़ों, मतलब लाखों किलोमीटर दूर बैठे हैं उससे। तो उसके पास एक सबसे बड़ी चीज क्या है कि वो अंदर से बड़ा सेफ है, उसको कोई इतना खतरा नहीं है कि कल को कोई उसके बॉर्डर में घुस जाए। अब आज ऐसी हालत हो रखी है, वहां पर भी घुस रहे हैं लोग, बट वो अमेरिका की गलती है, वो किसी और की गलती नहीं है। तो अमेरिका का जो आप देखेंगे, इसका जो ये जब बढ़ा, ये कब बढ़ा, ये बढ़ा पहले और दूसरे विश्व युद्ध के समय पे। और पहला और दूसरा विश्व युद्ध कहां हुआ था? यूरोप में। तो यूरोप पूरा तहस नहस हो गया, तो अमेरिका एक बचा था, उसकी वो बढ़ गया ऊपर। और आप सबको ये जान के हैरानी होगी, उस दूसरे विश्व युद्ध में जो उनके राष्ट्रपति थे, उन्होंने ब्रिटिश राष्ट्रपति को बोला था कि भारत को छोड़ो। और ये कब बोला था, आपको जान के ये हैरानी होगी, 1940 में। एक्चुअली 1935 से उनको ये बोल रहे थे कि तुम भारत को छोड़ दो। उस समय से तो अमेरिका का एक आपके ऊपर नजर बहुत समय से है, वो जानते हैं आप कौन हो। आपको ये जान के थोड़ी हैरानी होगी कि एक देश है दुनिया के अंदर जिसने सबसे, आपके वैदिक जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो चीजें लिखी हुई हैं हमारी पुरानी वेद पुराण नहीं, जो छोटे छोटे वो पत्तों में लिखा हुआ है, इधर उधर किसी म्यूजियम में कहीं कुछ पड़ा है, किसी की म्यूजियम में कहीं। आपको पता है कौन सा देश है वो जो लेके जाता है आपसे? और अभी से नहीं, वो 1960 से लेके जा रहा है। ये तो अभी जो सरकार है, इन्होंने बोला कि कुछ बाहर नहीं जाएगा। वो लोग क्या बोलते थे, आपको ये रखना नहीं आता, ये आप हमको दे दो, हम अपने पास अच्छे से रखेंगे। आपकी है बट हमको दे दो। उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं वो लोग, हम लोग नहीं कर रहे। क्योंकि हमको क्या है, हमारे बचपन से हमको एक चीज सिखाई गई है, इतिहास बोरिंग है। वो लोग नहीं सोचते। आप उनकी डिफेंस की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको चाहे सही या गलत, मैं आपको ये हैरानी होगी ये जान के, उसमें महाभारत का समय लिखा हुआ है। महाभारत का समय अमेरिका की डिफेंस वेबसाइट में क्या कर रहा है, और हमारे देश में अभी भी उसके ऊपर झगड़े होते हैं। सही है? हमारे बच्चों को तो कभी आप बोलो कि यार ये तो असली कहानी है, ये तो हुआ था, बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका इतिहास ही हमने सिखाया है ना। अमेरिका को हमसे क्या प्रॉब्लम है? आप एक दुनिया में इस समय पे 4 बड़ी शक्तियां हैं। एक है अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है चाइना, और चौथा है भारत। अमेरिका बहुत बड़ा हुआ, और आप कोल्ड वॉर का समय जानते हैं, 1990 तक अमेरिका और रूस के बीच में झगड़ा होता था। हम लोगों को यह कहा जाता है कि हम नॉन अलाइंड थे। नॉन अलाइंड नहीं थे जी, हम सोवियत यूनियन के साथ में थे। जो 1971 की एक लड़ाई हुई थी, अभी मैं किसी से पूछूं तो सब बोलेंगे बांग्लादेश अलग करने के लिए हुई थी। जी नहीं, वो उसका एक बाय प्रोडक्ट था। जब आप लकड़ी जलाते हैं तो कोयला मिलता है आपको, उसका बाय प्रोडक्ट है। 1971 की लड़ाई छेड़ी गई थी आपके साथ, ताकि जो आप सोवियत यूनियन को बंगाल की खाड़ी में लेके आने की बात कर रहे थे वो ना हो। क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां पर अमेरिका का बड़ा एक इंटरेस्ट है, और मैं आपको बताऊंगा क्यों। 1971 की लड़ाई आपके साथ 1965 में अगर आप देखेंगे, जिस लड़ाई में किसने आपकी जो शास्त्री जी के साथ बात करी थी, कहां पर गए थे वो? ताशकंद। ताशकंद कहां पर था जी? सोवियत यूनियन के अंदर।
तो अगर आपको कोई कहे कि हम नॉन अलाइंड थे, तो ये चीज बिल्कुल नहीं है। आज हम नॉन अलाइंड हैं। उस समय आपको ये जान के हैरानी होगी, 1970, 80 और 90 के दशक में आप सोवियत यूनियन को खाना देते थे और वो आपको मिग फाइटर जेट भेजते थे। कितने लोगों को ये चीज पता है? 2-4 लोग। ठीक है, तो हमको ये समझना होगा हमारी किस जगह पे जगह थी। और ये क्यों था? क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को चुना। पाकिस्तान किसने बनाया? ये भी उन्हीं लोगों ने बनाया। क्यों? क्योंकि उनको सोवियत यूनियन से लड़ना था। क्योंकि उनका बस था कि अगर कम्युनिज्म जो है वो अगर इस जगह पे पहुंच गया तो पूरा एशिया इनके हाथ से चला जाएगा। तो उन्होंने एक पाकिस्तान बनाया रोकने के लिए। और पाकिस्तान बेसिकली जिसको बोलते थे रेंटियर स्टेट, मतलब भाड़े का टट्टू, माफ करिएगा, ठीक है, भाड़े का है वो। तो जो पैसे देता है उसके लिए नाचता है वो। ये बनाया गया था इसके लिए। आज 4 बड़ी शक्तियों में अगर आप देखेंगे, अमेरिका का युद्ध चल रहा है रशिया के साथ यूक्रेन के अंदर। जी, यूक्रेन के अंदर 3 साल हो गए हैं जी लड़ रहे हैं। चाइना के साथ उनका जो ताइवान का युद्ध है, वहां पर साउथ चाइना सी में काफी जमावड़ा लगा रहता है, काफी न्यूज आती है। आपको बोलते हैं लड़ो उनके साथ। आपकी 2 बारी लड़ाई हो चुकी है। 1962 का जो युद्ध था वो भी अमेरिका ने दिलवाया था आपके अगेंस्ट में। और आपके साथ 2 छोटे छोटे खड़े कर रखे हैं पाकिस्तान, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, और दोनों में अमेरिका का हाथ है। ये क्यों है? क्योंकि अमेरिका का जो वर्चस्व था 1990 के बाद, इतनी जंगें लड़ी उन्होंने, उसमें पैसे खर्चे हुए, और आज उनके पास पैसे नहीं। एक समय था जब यूएस डॉलर के ऊपर पूरी दुनिया चलती थी। आज उस यूएस डॉलर का महत्व खत्म हो गया, वैल्यू है। आप बोलेंगे साहब क्या बात कर रहा है, $1 तो 90-95 का हो गया है, क्या बात कर, वैल्यू है, महत्व खत्म है। और ये क्यों है? क्योंकि अमेरिका ने यूएस डॉलर को खींचा है, उसके ऊपर लोगों को डंडा मारा है, और आपको भी मार रहा है बाय द वे। ये जो अभी टैरिफ लगे हैं, आपके ऊपर सैंक्शन लगाए हैं उन्होंने, क्योंकि वो अपना एक वर्चस्व दोबारा खड़ा करना चाहता है। क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने नहीं करा तो ये जो बाकी 3 हैं ये इकट्ठे होके बैठेंगे। और आपको याद होगा ना, मोदी जी की एक फोटो, मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन की एक फोटो बड़ी वायरल हुई थी, सबने देखी होगी। इसका डर है उसको, तो वो आपको पकड़ता है। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या है? दुनिया में एक तरीका था जिसको एक इंटरनेशनल लॉ बोलते हैं, कोई किताब में कहीं नहीं लिखा हुआ। और वो इंटरनेशनल लॉ क्या था? जो ये बड़ी बड़ी ताकतें हैं जो बोलती हैं ये करेक्ट है तो वो करेक्ट है, चाहे हमारे लिए वो गलत हो, अगर उनके लिए सही है तो वो सही हो जाता था। और दुनिया ऐसे चलती है। देखिए साहब, दुनिया चलती है दम पे। एक चीज बड़ी ध्यान से सुनिएगा, दुनिया दम पे चलती है, दुनिया सोच पे नहीं चलती। आप जब अपना दम दिखाओगे, और दम होता है, मिलिट्री दम नहीं होता। दम के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। आप, मैं भी, भारत का दम है। सबसे बड़ी चीज 5 चीजें आती हैं, 4 से 5 चीजें आती हैं इसके अंदर। आपकी डिप्लोमेसी, जो जयशंकर साहब बड़े बड़े स्टेटमेंट देते हैं इधर उधर जाके, जो लोगों के साथ रिश्ते बन रहे हैं, वो एक तरह का दम है। उसके बाद आपने एक चीज सुनी होगी, अभी पाकिस्तान में कोई टेररिस्ट है, वो चलता फिरता मर जाता है, अज्ञातवीर है जी, वो एक दूसरे तरह का दम है, उसको इंटेलिजेंस बोलते हैं। दिल्ली का ब्लास्ट होना था 3000 kg RDS के साथ। कितने के साथ हुआ? 40 लोग मरे। लेकिन 3000 के साथ होता तो क्या होता? अभी आप देखिए, राजस्थान के नगौर के शहर में जो रेड पड़ी है, कितने हजार kg वहां से अमोनियम नाइट्रेट मिला है? किसी को आइडिया? 10,000। अब आप सोचिए, दिल्ली के ब्लास्ट में, जिसमें आपको और मुझे बहुत सारा गुस्सा चढ़ा, 40 किलो था सिर्फ वो।
सिर्फ 40 किलो। आप सोचिए उसके बाद 10,000 kg से क्या है। ये गेम क्या होती है? इंटेलिजेंस की। ये इंटेलिजेंस अंदर भी होती है, जहां पर आईबी जैसी एक संस्था है जो काम करती है, और बाहर होती है जो इसमें रॉ जैसे लोग, अजीत दोवल साहब और काफी सारे बड़े लोग हैं, वो काम करते हैं। तीसरी चीज तो डिप्लोमेसी हो गया, इंटेलिजेंस हो गया। तीसरा भाग होता है आपकी मिलिट्री पावर का। इसके आगे तो मुझे बताना नहीं पड़ेगा आपको। बहुत लोग बोलते हैं भाई चाइना आया था, चाइना आया था, चाइना आया था। आया था, क्या लेके गया वापस? अभी आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी ना, 970 से ज्यादा किलोमीटर अभी आपके हाथ में वापस आ गया है, जो 2012 से आपके पास नहीं था। तो कौन जीता? मिलिट्री पावर। एंड लास्ट में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। आपके और मेरे हाथ में कितने पैसे हैं खर्च करने के लिए, जिसको क्या बोलते हैं? कंजम्पशन। मतलब क्या? आपके देश के अंदर अगर 100 चीजें बनती है, क्या आप जानते हैं 70 चीजें आप और मैं ही खत्म कर देते हैं? इकोनॉमिक पावर। तो ये जो 4 DIME, डिप्लोमेसी, इंटेलिजेंस, मिलिट्री और इकोनॉमिक्स, इसको डाइम नाम से जाना जाता है, DIME। ये होता है दम। तो आप, जो मैं दम बता रहा था, आपका दम अब बढ़ रहा है। अब देखिए यार, अगर आपका दम बढ़ रहा है तो किसको पसंद आएगा? किसी को नहीं आएगा। अमेरिका का दम खत्म हो रहा है। तो अगर अमेरिका का दम खत्म हो रहा है, अगर मैं आपको बोलूं कि साहब मैं किसी के बारे में, अपने बारे में बोलता हूं, भाई मेरे नौकरी चली गई, पैसे खत्म हो रहे हैं, अंदर से मेरी सोसाइटी टूटी हुई है, तो मैं क्या करूंगा? बावलापना नहीं करूंगा ना। अंधेरे में तीर मारूंगा, कहीं तो चिपकेगा। ठीक है, कुछ तो करूंगा, जुआ खेलूंगा, किसी के साथ शर्त लगाऊंगा, क्रिकेट में जाके बैटिंग करूंगा, कुछ तो करूंगा मैं। क्योंकि मेरे को क्या चाहिए? मेरे को अपना सर्वाइवल के ऊपर है साहब, नहीं तो मैं बचूंगा नहीं। तो ट्रंप जो कर रहा है ना सर, अपने आप को बचाने की चीजें कर रहा है, और कुछ नहीं है। वो अपने राष्ट्रहित में देख रहा है। अब उसका राष्ट्रहित और आपका राष्ट्रहित अलग अलग रास्तों में है, तो आपके बीच में झगड़े। बड़ा सिंपल सी चीज है। नहीं, ये बराबर है कि राष्ट्र, मतलब कूटनीति जो है वो राष्ट्र हित पे चलती है, और ट्रंप भी अपने राष्ट्र के हित में ही काम कर रहे हैं। और जो तरीका है उनका, उसका मैं जानना चाह रहा था कि व्हाट इज दैट। मैं आपको एक और चीज बताता हूं। एक दो शब्द यूज होते हैं आजकल, डीप स्टेट, डीप स्टेट, डीप स्टेट। क्या आप जानते हैं ये डीप स्टेट है क्या? एक भाग। मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूं, अंग्रेजों ने हमको लूटा जी, लूटा। कितना अमाउंट? कई लोगों ने बोला भाई $40 ट्रिलियन है, $50 ट्रिलियन है। मेरा अमाउंट जो मैं बोलता हूं 70 से 72 ट्रिलियन डॉलर 1945 के हिसाब से। अब उसमें कितने जीरो हैं वो, उसमें मैं ही कंफ्यूज हो जाऊंगा, तो छोड़ दीजिए उसको। हमारी जो टोटल इकोनॉमी है आज $5 ट्रिलियन की है, और मैं बोल रहा हूं अंग्रेजों ने आपसे $70 ट्रिलियन चोरी करा है। 70। ठीक है, वो गया कहां? कहां है? कौन है वो लोग जिसके पास ये $70 ट्रिलियन है सर? कौन है? अल्टीमेटली यूरोपियन। सर अगर ब्रिटिशर्स और यूरोपियन के पास होता तो आज अभी आपके तो हाल बेहाल है उनके। मोदी साहब के सामने आके हाथ जोड़ के नहीं खड़ी होती वो पिछले हफ्ते में। कौन, कहां है वो पैसा? दुनिया में कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनका टोटल वैल्यू आपके देश से बड़ा है आज, और दुनिया में कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर ये पैसा छुपा के रखा हुआ है।
कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ये पूरा पैसे के ऊपर हाथ है। अब वो लोगों ने ये देखा कि ये जो सिस्टम अभी तक दुनिया में चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है। हमने अमेरिका को इतना बड़ा बनाया, उसको पूरा दम दिया, उसका तो डॉलर नीचे जमीन पे, लड़ते रहते हैं एक दूसरे से, ये कर क्या रहे हैं? अच्छा जी, तो कभी किसी सिस्टम को, जो पिछला सिस्टम बना था वो कब बना था? दूसरे विश्व युद्ध के बाद, ऐसा हम सब मानते हैं। यूनाइटेड नेशंस बना, सब चीजें बनी, दूसरे विश्व युद्ध के बाद पुराना सिस्टम बना। अब सर आज के जमाने में आप तीसरा विश्व युद्ध करेंगे तो दुनिया बचेगी नहीं। क्यों? न्यूक्लियर वेपन्स है। पाकिस्तान जैसा तो उसको तो थप्पड़ मारो, वो न्यूक्लियर वेपन्स से खड़ा हो जाता है लेके। सही है कि नहीं है? आपको उसको बताना पड़ा, भाई साहब दोबारा मत करना, नहीं तो न्यूक्लियर वेपन भी नहीं देखेंगे हम। तो न्यूक्लियर वेपन्स है। आज अगर लड़ाई हुई उस स्केल में तो न्यूक्लियर वेपन चल जाएंगे। न्यूक्लियर वेपन चलेंगे तो ना दुनिया बचेगी ना कोई बचेगा, कोई नहीं बचने वाला। आपको ये जान के हैरानी होगी, आज भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर न्यूक्लियर युद्ध होता है दुनिया खत्म हो जाएगी उससे। जो हमारे मोदी साहब हैं उनके साथ में एक बंदा घूमता है ना काला सूटकेस लेके, उस सूटकेस में इतनी शक्ति है कि पूरी दुनिया को उड़ा सकता है वो। ठीक है, तो ये नहीं कर सकते आप, तो क्या करोगे? केओस। जब भी आपको चीज कोई चेंज करनी है उसको भसड़ डाल दो उसके अंदर। भसड़ डालने से क्या होता है? जितनी पुरानी चीजें हैं सब टूट जाती हैं और आप नई चीज को लेके आ सकते हो। तो ये जो ट्रंप साहब है सर, इनको लाया गया है ये भसड़ बनाने के लिए। ट्रंप को एक नया नाम मिल गया यहां पर। एक अंतिम बात और यूएस के बारे में कर लें। इनफैक्ट दो चीजें जुड़ी, कुछ तो आपने टच किया डॉलर को, तो एक मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा डी डॉलराइजेशन की जो प्रक्रिया चल रही है, खास तौर से जो उसमें इंडिया का रोल है और उसका हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा और विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर हुआ रशिया के साथ यूक्रेन का युद्ध, जिसमें क्या किया? रशिया के $300 बिलियन पड़े हुए थे अमेरिका के पास, उन्होंने रोक के अपनी जेब में रख लिया। हम नहीं देंगे तेरे को। गुंडागर्दी, समझ रहे हैं आप? फ्रीज कर दिए। फ्रीज कर दिए। अब ये तो गुंडागर्दी है यार। तो दुनिया में आप जैसे देशों ने बोला यार कल को मेरे साथ हो गया तो मैं क्या करूंगा? साहब आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जो फॉरेक्स रिजर्व जिसको बोलते हैं, आज $709.4 बिलियन पे है। आज सुबह का फिगर है। ठीक है जी। अब सोचिए, मैं आपको ये बोलूं कि उसमें से $200 बिलियन अमेरिका के पास पड़े हुए हैं, तो आपका पहला सवाल क्या रहेगा? साहब अगर उसने बंद कर दिया मैं क्या करूंगा? तो वो ऐसे काम करना उन्होंने शुरू करा। तो लोगों ने बोला यार ये ठीक नहीं है भाई, हमको डॉलर से कोई बैर नहीं, लेकिन डॉलर को पकड़ के रखने वालों से बैर है, बिकॉज ये तो कुछ भी करेंगे यार, ये तो पागल हो रखे हैं। कभी किसी के साथ लड़ाई करते हैं, कभी किसी के साथ लड़ाई करते हैं। 5-7 साल पहले आपके पास इतना दम नहीं था कि आप इन चीजों को कर सकें, तो आप चुपचाप रहते थे। धीरे धीरे करके जैसे आपका वर्चस्व बढ़ रहा है, आप डी डॉलराइज नहीं कर रहे सर, आप प्रो रुपीआइज कर रहे हैं। डिफरेंस है। और ये चीज मेरी जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा टेक्निकल होगा, बट मैं आपको बड़ा सिंपल तरीके से समझाता हूं, एंड पाकिस्तान का एग्जांपल लेके समझाता हूं। पाकिस्तान का पूरा गेम क्या है? एंटी इंडिया। वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। अब कोई भी चीज आप नेगेटिव सोचोगे तो क्या होगा? कचरे के डिब्बे में जाओगे। तभी मैं बोलता हूं भारत की जो पॉलिसी है वो एंटी डॉलर नहीं है, वो प्रो रूपी। तो जयशंकर जी ने ये बोला था, वी आर नॉट एंटी वेस्ट, वी आर जस्ट नॉन वेस्ट।
ये सब जो डायलॉग आते हैं ना, इनका बड़ा एक मीनिंग होता है। इसको हमको समझना है क्यों बोल रहे हैं ना। अब हो क्या रहा है, अमेरिका ने डॉलर छाप छाप के डॉलर की हालत ऐसी कर रखी है, जब उसको चाहिए होता है वो छाप देता है। क्या आप जानते हैं अमेरिका ने कोविड के समय पर $4 ट्रिलियन छापे थे। अब उसको कहीं ना कहीं तो यूज करना था, हमारी इकोनॉमी से ज्यादा उस समय की, तो कहीं लड़ाई लगा दो। तो आप ये सब चीजें देख रहे हैं और आप बोल रहे हैं यार ऐसे आदमी से मैं कैसे काम करूं। तो आप 2-3 चीज कर रहे हैं। आप लोगों को जाके बोलते हैं साहब ऐसा है, आपको मुझसे कुछ चाहिए, मुझे आपसे कुछ चाहिए, ये भाई साहब को जरा साथ साइड में रखते हैं। आपके पास कौन सी करेंसी है, चलो मैं ले लेता हूं, मेरे पास ये करेंसी है, आप ले लो। रशिया के साथ आप आज जो तेल ले रहे हैं 95% आपका रूपी रूबल में काम होता है, ठीक है। तो डॉलर आपका वहां पर साइड में हो गया। दुबई यूएई के साथ जितना आपका ट्रेड होता है 95% रूपी दिरहम में होता है, तो डॉलर साइड पे हो गया। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि साहब उसको भी दिखता है कि यार मेरे को बंद कर दिया तो मैं तो गया, हमको भी दिखता है मेरे को बंद कर दिया तो मैं तो गया। तो वो क्या बोलते हैं कि साहब एक काम करते हैं, वो तो अलग है, हम अपना आपस में देख लेते हैं इसको। इसका नाम दिया गया है डी डॉलराइजेशन। अब इसमें 2-3 चीज कर रहे हो आप। सबसे पहले कर रहे हो कि सोना खरीदो, ठीक है, चांदी खरीदो। क्या आप जानते हैं आपने पिछले साल में दुनिया का 25% चांदी खरीद के अपने पास रख लिया। 25% इंडिया एज ए कंट्री जी। एंड ये लेडीज हमारी ऊपर नहीं है, ठीक है, वो इंस्टीट्यूशनल बाइंग होती है, ये गवर्नमेंट खरीद रही है। क्यों? स्टोर ऑफ वैल्यू है, उसके और भी यूज होते हैं बट ये स्टोर ऑफ वैल्यू है। सोना खरीदते हैं, उसके बाद आपके पास डॉलर रखे होते हैं, आप उसको बेचते हो। तो आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाके देखोगे, आपको पता चलेगा $50 बिलियन उन्होंने बेच दिए। क्यों भाई? बोलते यार हमारे पास $225 बिलियन पड़े थे, हम इसको रखें, कल को इसने ये हमारे गेम खराब कर दी तो गए ना काम से। तो आज वो $225 बिलियन उठ के $174 बिलियन हो गया। और ये बाय द वे जो $50 बिलियन बेचे हैं पिछले 2 महीने में बेचे हैं, क्योंकि ट्रम्प साहब बॉन्ड्स बेसिकली सॉवरेन बॉन्ड्स, ठीक है, उंगली कर रहे थे तो ठीक है भाई, आपको हमसे बदतमीजी करनी हम आपसे करेंगे, तो हमने बेचने शुरू कर दिए। तो चक्कर क्या है सर, अमेरिका की जो डॉलर है वो चलता था एक बड़ी सिंपल चीज पे जिसका नाम था तेल। आपने कुछ समय पहले सुना होगा, उसने वेनेजुएला में जाके प्रेसिडेंट को उठा के ले आए, सही बोलते ड्रग डीलर है साहब, दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग डीलर अमेरिका ही है। आप पढ़िएगा इसके बारे में। 1970-80 के दशक के अंदर अमेरिका की CIA ड्रग्स में काम करती थी पाकिस्तान में। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस उन्होंने बनाई थी ड्रग्स को ऊपर नीचे करने के लिए। जो आज बिकी है ना पाकिस्तान की एयरलाइन, इसका काम था सिर्फ ये ड्रग्स ऊपर नीचे करना। अफगानिस्तान पाकिस्तान में बनते थे, एयरलाइन के नीचे बूट में लग जाते थे और वहां पर लोग उतार लेते थे उसको, किसी को पता नहीं होता था ये हो रहा है। 30 साल उन्होंने ये काम करा है। मडूरो को क्यों उठाया गया, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को? क्योंकि जो वेनेजुएला से ड्रग्स जाते थे, राष्ट्रपति ने बोला यार मेरे देश में से लेके जाते हो, मेरे को तो कुछ दो। अच्छा उठा लो, उठा लिया उसको। गुंडा राज है ना ये। तो यही चीज हो रही है डॉलर के साथ में भी। अब तेल के पीछे क्या होता था? अब देखिए, सबसे 2 देश हैं जो तेल को बेचते थे बिना डॉलर के, एक है वेनेजुएला, दूसरा है ईरान। अगला युद्ध कहां होगा? थैंक यू। बिल्कुल सेल्फ प्रूवन हो गया। थोड़ा सा अमेरिका से हम नज़दीक आते हैं हमारे देश के। यूएई अभी
आपको शायद मैसूर से यहाँ तक पहुँचने में 4-5 घंटे का समय लगा होगा, पर जायद साहब 105 मिनट की मीटिंग करके गए हिंदुस्तान से। तो ये क्या चक्कर था? ये 105 मिनट में वर्चुअली कुछ भी होना संभव नहीं है। कुछ उसके पीछे जिसे कहते हैं कि सरे आईना मेरा हाथ से बसे आईना कोई और है, रिफ्लेक्शन किसी का है दिखता, जो जियो पॉलिटिक्स में पर्दे के पीछे का गेम होता है। तो ये क्या चक्कर था 105 मिनट की मुलाकात? बड़ा अच्छा सवाल है सर। अब ये जो भूगोल है इस जगह का, जैसे मैंने अभी पिछला सवाल का आपने जवाब दिया, अगला युद्ध कहाँ है? ईरान। तो अगर आप मैप देखेंगे, ईरान के नीचे एक चीज आती है, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज, साउथ ऑफ ईरान, एक पानी का बॉडी है। उस पानी की बॉडी में से तेल आता है। सऊदी अरेबिया का आता है, बहरीन का आता है, कतर का आता है, कुवैत का आता है और दुबई यूएई का आता है। अब उस जगह में अगर युद्ध होगा, कहां से आएगा? हम बड़े खुश होते हैं ना युद्ध देख के। साहब आप अगर यहां पर बंद हुआ, अभी कितना है तेल? 102 रुपए का पेट्रोल चल रहा है ना, 102 106 के बीच में, वो 200 से नीचे नहीं रहेगा। तो लोग आज बोलते हैं ना, ये भू राजनीति इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों लोग इतना बात करते हैं? क्योंकि साहब आपके मेरे बटुए में जाके लगती है वो। आज तक हमको किसी ने ये चीजें बताई नहीं, तो हमने कभी सुनी नहीं। अगर यहां पर युद्ध हुआ और यहां पर तेल बंद हुआ, तो पेट्रोल का लीटर 200 रुपए जाएगा सीधा, अगर आपकी गवर्नमेंट सोती रही। अब ये लोग भी थोड़े बदमाश हैं, खेल जाते हैं। ठीक है, मैं सही में बोल रहा हूं। किसी ने सोचा था, आप में से किसी ने सोचा था कि भाई आप रशिया से तेल लेके यूरोप को बेचोगे? मुझे बता दीजिए यार, किसी ने सोचा हो तो चलेगा। मैं आपको पहना देता हूं फिर, मजाक कर रहा हूं। कभी सोचा था कि रशिया से तेल लेकर आप यूक्रेन को बेच दोगे? अबे भाई साहब, उससे लड़ रहा है तू। ये छोड़िए, क्या आप जानते हैं दिसंबर में अमेरिका ने हमसे तेल लिया है, और तेल लेके बोलता है रशियन तेल लेता है तू, गंदा आदमी है। हम क्या बोलते हैं? कितना और चाहिए? भाई साहब ये हो रहा है हमारे देश में आज। तभी वो जलते हैं आपसे, ठीक है? तो ये समझिएगा। यूएई पे आते हैं। अब तो ये जो जगह है, अगर यहां पर कुछ हुआ तो, यूएई तो इतना सा है ना, छोटा सा, अगर आप देखेंगे उसको बोलते हैं द थंब ऑफ अरेबिया। अरेबिया के 2 थम्स हैं, एक यूएई है और एक कतर है। दोनों अगर आप मैप पे देखेंगे तो ऐसा लगता है ऐसे करके, बस इतना सा है, छोटा सा। वो देखता है यार, यहाँ साला यहाँ पर तो गड़बड़ हो जाएगी, मैं खाना कहां से लाऊंगा? कौन है जिसके पास खाना है? कौन है जिसके पास से वो आराम से चीजें कर सकता है? चाइना के पास जाएगा, अमेरिका ने मारना है उसको वहीं पर ही। और कहां जाएगा? पाकिस्तान के पास जाएगा, उसका पजामे का नाड़ा नहीं है उसके पास वहां पर। यार जिस दिन वो एक सुई बना ले, वो काफी रहेगा। कहां जाएगा वो? तो आपके पास आया मोदी जी, साहब थोड़ा कुछ हो जाए तो बचा लेना। इस दरमियान एक अभी रिसेंटली खबर आई है कि यूएई राफेल खरीद रहा है। तो वो क्या हमारी एयरफोर्स बी टीम कहलाएगी? क्या होगा? बिकॉज उनको तो कोई उड़ाना तो आएगा नहीं। देखिए साहब, हमारे फौज के बारे में बहुत कुछ बोला जाता है, देखो जहाज नहीं खरीदते, जहाज, बिकॉज इनकी ना टेस्टिंग इतनी जबरदस्त होती है। और आपको दिख रहा होगा कि टेस्टिंग क्यों करते हैं। 22 मिनट में देश तोड़ना, माफ करो यार, इतिहास में हुआ नहीं कभी तो। आपके टोटल एयरफोर्स, ठीक है, जो जिसकी बोलते हैं ना फ्लाइंग इन अग्रेशन करके एक टर्म आता है, मतलब आप लड़ाई के लिए जा रहे हो, मारने जा रहे हो किसी को। टोटल एयरफोर्स आपकी उड़ी है, क्या आप जानते हैं कितने घंटों के लिए? 3.5 घंटे।
साहब 3.5 घंटे में आप किसी को घुटने पे ला दोगे तो दुनिया बोलती है भाई कर क्या रहे हो यार। तो जब वो लोग आपको देखते हैं कि इसने क्या खरीदा, राफेल, लाओ भाई। बाय द वे ये अकेला देश नहीं है सर, यूएई ने 80 राफेल खरीदे, हमने 114 खरीदे हैं, इंडोनेशिया ने 60 खरीदे हैं। और इंडोनेशिया जो देश है, अगर आप मैप को देखेंगे, आपका क्लोजेस्ट समुद्र में सबसे क्लोज आपका नेबर है वो। अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे अगर आप जाएं, जो इंदिरा पॉइंट बनाते हैं ना, वहां से 90 किलोमीटर है सिर्फ। 10 मिनट की फ्लाइट नहीं है, आप उधर पहुंच जाते हो इंडोनेशिया के अंदर। तो ये एक, अब राफेल कहां आ रहा है, बोलता है साहब मैं पूरी फैक्ट्री भारत में लगा दूंगा। क्यों भाई, तू इंडोनेशिया में लगा ले यार। नहीं, मैं भारत में लगाऊंगा, कुछ तो है ना। तो ऑब्वियसली सर एक आंख बनेगा। दूसरा, एक भारत का फाइनली ये मैं बोलूंगा, जो एक रोल है इस रीजन के अंदर, क्या रोल है उसका, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। इसका क्या मतलब है, कुछ समय पहले आपने देखा था ना, रेड सी के अंदर, अरेबियन सी के अंदर कभी पायरेट खड़े हो जाते थे, कोई शिप को ले जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कैसे बंद हुआ वो। दो ही चीज बोलूंगा, इंडियन नेवी। ऐसी ऐसी हालत हुई कि ये लोगों ने शिप पकड़े, इंडियन नेवी का हेलीकॉप्टर देखा, हथियार छोड़ के वे भागे। 2 बार हो चुका है ये चीज। आप सोच सकते हैं, डाकू और ये जो पायरेट्स हैं वो हथियार छोड़ के भागे ना, भाई इनसे नहीं लड़ना हमको। तो अगर आप नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होंगे, इस रीजन के कई देश होंगे जो बोलेंगे साहब आप क्या कर रहे हो, हमको साथ में कराओ। आप ये बना रहे हो, ठीक है। क्या आप जानते हैं यूएई का जो भी साहब आए थे, ये कहीं पे लिखे मिलेगा नहीं क्योंकि ये चुपचाप बात होती है, $8 बिलियन का आपसे वो बोल रहे हैं यार सामान दो साहब। आपने पाकिस्तान का एक ड्रोन नहीं घुसने दिया अपने देश के अंदर, मेरे को दे दो यार, मैं तो इतना सा देश हूं, आपका जितना जम्मू नहीं है उससे भी छोटा हूं मैं तो सर, मेरे को दो। तो वो आपसे ड्रोन खरीद रहा है, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल खरीद रहा है, और चीजें। ब्रह्मोस तो नहीं बेचेंगे सर उसको, ब्रह्मोस के लिए ना उसको थोड़ा सा खड़े होकर उठक बैठक करनी पड़ेगी। अभी जो जिसका चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के नाम से हुआ, तो एक परिदृश्य यह है, एक तरफ ये बात होती है कि जो कुछ जियोपॉलिटिक्स में हो रहा है उसमें बिगेस्ट लूजर यूरोप है, और दूसरा परिदृश्य यह है कि आज हम यूरोप के साथ बहुत बड़ी डील कर रहे हैं। तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होता आपस में, व्हाई आर वी रिलाइंग ऑन यूरोप। यूरोप अगर लूजर आप उसको बोलते हैं, उसका एक ही रीजन है, उसको बोलते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब क्या, जितनी फैक्ट्रियां थी सब बंद कर दिया आपने। क्यों भाई, पोल्यूशन होता है। अरे पोल्यूशन हो तो कुछ करो, उसको ठीक करो ना। नहीं हम नहीं सह सकते, हम बंद कर देंगे। न्यूक्लियर प्लांट आपने बंद कर दिए, क्यों, बस। अब आपको समझ में आ रहा है, भारत में जो ये खड़े हो जाते हैं ना, जहां पर आप न्यूक्लियर प्लांट बनाओ, ओ जी ये ओ, क्यों, वो चाहते नहीं है आप बढ़ो, और यूरोप के लीडर चाहते नहीं थे वो यूरोप बढ़े। तो हुआ क्या है, यूरोप में एक बड़ी सिंपल सी चीज है, डिमांड। लोगों के पास डिमांड है बट चीज नहीं है, तो चीज कहां से आएगी। अमेरिका से आपके झगड़े चल रहे हैं, रशिया के साथ आपके झगड़े चल रहे हैं, चाइना आप जा नहीं सकते, अमेरिका मारेगा, तो कहां जाओगे साहब। तभी लोग बड़े कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना, मोदी जी कुछ बोलते क्यों नहीं है। अरे क्यों बोले भाई, अंडा मुंह पे मारने की बात है यार। इस समय पे चुप रहना सबसे बढ़िया चीज होती है। देखो बंदर लड़ रहे हैं, रोटी खाओ, आपको क्या फर्क पड़ता है। और ये वही चीज है,
आपने कभी सोचा था कि भारत, जब ये रशिया यूक्रेन का गेम शुरू हुआ था 2022 में, फरवरी 22 तारीख 2022 में शुरू हुआ है, उससे 2 महीने पहले अगर आप न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे कौन आया था भारत में? पुतिन। तो मैं तो खुले में पूछ चुका हूं, दोबारा पूछ लेता हूं, आरएसएस से कोई जवाब मिल जाएगा कहीं से यार, मेरे को तो देता नहीं कोई जवाब, कि मोदी साहब को बता के गए थे वो, भाई साहब मैं ठोकने वाला हूं उसको, मेरा तेल ले लेना भाई, जान बचा लेना मेरी, और उसके बाद जहां मर्जी बेचना है बेच यार, क्या फर्क पड़ता है। हुआ ऐसा ही ना, युद्ध शुरू हुआ, बीच में खड़े होके पता चला हम रशिया से तेल लेना शुरू हो गए, हम भी यार रशिया से तेल, वो घूम घाम के कहां से घूम के आता है वो, बट वो भी सस्ता पड़ रहा था, और आपने इतना खरीदा, इतना खरीदा, इतना खरीदा, आपके पास 6 महीने का तेल तो देश में ही पड़ा है। बेचारा ट्रम्प गलत क्या बोल रहा है फिर? वो उसका राष्ट्रहित है, ये मेरा राष्ट्रहित है। अब मैं आपको एक फिगर बताता हूं, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अमेरिका ने 117 बिलियन डॉलर का रिफाइंड ऑयल बेचा, मतलब पेट्रोल डीजल, ठीक है जी। क्या आप जानते हैं आपने कितना बेचा? 72 बिलियन डॉलर का। वो नंबर 1 था, आप नंबर 2 थे। साहब आपके पास तो तेल ही नहीं है भाई, आपके पास तेल ही नहीं है, कहां से? आपके पास दुनिया की दूसरी बड़ी रिफाइनिंग कैपेसिटी है, इसका मतलब क्या? इंडस्ट्री है। 8 मिलियन बैरल मतलब 80 लाख बैरल चाइना कर सकता है दिन का, आप 6 मिलियन मतलब 60 लाख बैरल दिन के आप बना लेते हो। आपका कंजम्पशन है करीब 4.2 से 4.5 के बीच में, बाकी का क्या? बेचो। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। एक अंतिम प्रश्न मैं लेता हूं, फिर 1-2 क्वेश्चन श्रोताओं से ले लेंगे। जब जियोपॉलिटिक्स की बात होती है तो कई बार ये सुनने में आता है कि पार्टियां आती जाती रहती है, लेकिन जो फॉरेन पॉलिसी रहती है वो मोटा मोटा सेम रहती है, उसमें बहुत आधारभूत परिवर्तन नहीं होते हैं। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि आज हमारे यहाँ मोदी जी हैं, जयशंकर हैं, तो व्यक्ति का भी फर्क तो पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ों का क्या समीकरण बनता है? दैट इज वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड इज कि इस पिछले 8-10 साल के हमारे जियोपॉलिटिक्स जिस तरह से हमारे यहाँ से खेला गया है, तो क्या अब हम एक वर्ल्ड पावर बन चुके हैं? दूसरा सवाल पहले लेता हूं सर। देखिए, वर्ल्ड पावर आप अपने आप को डिक्लेयर नहीं करेंगे। चाइना ने ये सबसे बड़ी गलती करी 2012 में, जहां उसने आके बोला अब मैं हूं। जहां आप बोलोगे ये चीज, सब पीछे पड़ेंगे आपके उतारने के लिए। देखिए, इस दुनिया में जितने भी देश हैं ना, वो कुएं के डड्डू हैं। सबको दिखता है बस मैं इतना ही हूं और मैं चैंपियन हूं यहाँ पे। अब असली में क्या है? केकड़े हैं, एक दूसरे को नीचे खींचते हैं। सो वर्ल्ड पावर सर, दुनिया को बोलना पड़ेगा कि आप वर्ल्ड पावर हो, ठीक है? तो आपने बोला मदर ऑफ ऑल डील्स, तो अगर मदर ऑफ ऑल डील्स किसी देश के साथ हो रही है तो वो क्या है? बाकी आपके ऊपर है। कई चीजों में आप वर्ल्ड पावर हैं ऑलरेडी, जहां आप बोल सकते हैं कि भैया वी आर द लीडर्स इन दिस, ये हम लोग एकदम आगे हैं। कई चीजों में अभी भी स्कोप है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, रोड्स के अंदर, सिविक सेंस के अंदर, कचरा फेंकते हैं हम लोग, ये करते हैं। आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री इतनी ज्यादा, आपको क्या आप जानते हैं कि भाई जो लंदन के अंदर टूरिस्ट और यूके के अंदर टूरिस्ट ज्यादा जाते हैं आपके पूरे देश से। तो हमारे अंदर बहुत खामियां हैं और वो चीजें टाइम लगेंगी ठीक होते होते।
एक देश का एक पूरा रोल होता है, वो धीरे 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 करके ऊपर जाते हैं। जितना आप जल्दी ऊपर जाएंगे उतनी जल्दी नीचे भी आएंगे, ये चीज याद कर लीजिएगा। 400 साल का एक साइकिल रहता है। जब एक देश ऐसे करके ऊपर जाता है, एकदम पीक पे पहुंचता है, फिर वो नीचे आना शुरू हो जाता है, फिर एकदम गड्ढे में जाता है। और आप हिस्ट्री में देखिएगा, 400 साल का ये पूरा साइकिल है, आपकी अपनी हिस्ट्री वैसी है। 400 साल में गड्ढे में, फिर आप ऊपर जाएंगे, और आज आप ऊपर जा रहे हो। ठीक है, तो वर्ल्ड पावर सर, अगर आप किसी इंटेलेक्चुअल, वो जो लिखने वाले लोग होते हैं, ये इनसे पूछो, नो नो नो, इंडिया इज नॉट देयर येट। वर्ल्ड पावर एक सोच है, और जिस तरह से दुनिया आपको देखती है वो आपको बताता है कि आप वर्ल्ड पावर हैं कि नहीं। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति सो के उठ के 4:30 बजे बिना चाय पिए आपके बारे में ट्वीट कर रहे हैं, तो आप सोच लीजिए आप कौन है। हुआ था ना, 1.5 महीना निकला था ऐसी, इंडिया 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 इंडिया। भाई पागल हो गया क्या यार, सो जा भाई। मैं तो उसकी बीवी को ट्वीट लिखता था, आंटी इसको सुलाओ यार, हम जगे रहते हैं इसके चक्कर में। दूसरा, जो आपने पहला सवाल पूछा, देखिए सर, दुनिया में, मैं थोड़ा सा हटके जवाब दूंगा इफ यू डोंट माइंड, बट समझ में आ जाएगा सबको मैं क्या बोल रहा हूं। दुनिया का आज जो स्ट्रक्चर है, आज जो बैलेंस है, वो टूटा हुआ है। दुश्मन दुश्मन नहीं है, दोस्त दोस्त नहीं है। अमेरिका में तो सब बोलते थे ना, हमारा अच्छा दोस्त है, हमारा ये है, हमारा वो है। अब जैसे ये मदर ऑफ ऑल डील्स दीजिए, ये जो मदर ऑफ ऑल डील्स है, क्या आप जानते हैं अगले साल आएगी ये? सब लोग बड़ा जोश में है ना, अभी आ जाइए, हो गया हो गया, अगले साल। बट इसको बेचा गया है, इसको करके मदर ऑफ ऑल डील्स। क्यों? ट्रम्प साहब की नींद एक रात और खराब करने को। मैं सही बता रहा हूं आपको, ठीक है? इसको डील को होते होते टाइम लगेगा, समय लगेगा, बट इसमें होगा क्या? डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका ने दुनिया के साथ सिर्फ 2 ट्रेड डील करी है, एक है थाईलैंड के साथ, दूसरा है कंबोडिया के साथ। आपने कितनी करी है? वो तो 27 छोड़ दो यार, एक ही है वो। क्या आप जानते हैं पिछले 2-3 महीने में आपने कितनी करी है? यूरोपियन यूनियन, ठीक है जी। उसके बाद यूएई के साथ तो सर आपकी पुरानी डील है, वो तो यूरोप में आ गया ना सर। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, जापान के साथ नहीं है अभी, रशिया के साथ बात चल रही है, इजराइल के साथ बात चल रही है, और एक हफ्ते में साउथ अमेरिका में 4 देशों के साथ आपकी डील होगी। ओमान के साथ होगी, मोदी जी गए थे अभी ओमान। कितनी होगी आपकी डील्स? अब उनको तोड़िए आप, 27 देश तो आप बोल रहे हैं ना एक जगह पे, तो आप जोड़ लीजिए कितनी डील हुई है। अमेरिका की डील हुई किसके साथ? थाईलैंड और कंबोडिया के साथ। बेच ले भाई, वो भी दोनों हिंदू देश हैं, भूले हुए हैं, आज के भूले भटके हैं, वापस आ जाएंगे। और नहीं एक्चुअली सॉरी, मैं माफी चाहूंगा, 3 डील हुई, एक पाकिस्तान के साथ भी हुई। सही बात है, 19% टैरिफ है यार, आप हंस रहे हो, हद है, उनका 19% टैरिफ है, वो रो रहे हैं, और आप 50% पे हंस रहे हो। क्वेश्चन के लिए टाइम है क्या? जी, 1-2 प्रश्न ले लें। क्वेश्चन बनते कोशिश युवा वर्ग से आए और टू द पॉइंट है। मैं नीरज गौर, पेशे से अधिवक्ता हूँ। मेरा ये पूछना, जैसे हम डॉलराइजेशन की बातें करते हैं, तो स्विफ्ट सिस्टम में कोई नई करेंसी के संबंध में काफ़ी समय से चर्चा है, तो उसमें राजनीतिक और अर्थशास्त्र के हिसाब से क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है साहब, आपको अपने आप को सेफ गार्ड करना है, ठीक है? आपके अभी भी पैसे अमेरिका के पास हैं, आपको अभी भी टेक्नोलॉजी चाहिए अमेरिका से। देखिए एक चीज तो आपको याद करना, ये बहुत बड़ी ताकत है अमेरिका, हालत खराब है उसकी इस टाइम पे, लेकिन एक चीज याद करिएगा,
वो क्या धुरंधर में एक डायलॉग है ना, जख्मी हूं तो क्या, घायल हूं तो घातक हूं, उसका वही हाल है। याद करिएगा इसको, आप उनके साथ मस्ती कर रहे हो, खेल रहे हो, आप उसकी हालत खराब कर रहे हो, वो अलग चीज है। बट जिस दिन वो आपके पीछे पड़ा ना, हाथ पैर धो के फिर पंगे होंगे तो आपको कुछ देना पड़ता है, समझ रहे? कुछ देना पड़ता है कुछ लेने के लिए। तभी मैं बोलता हूं डी डॉलराइजेशन नहीं है, प्रो रुपीआइजेशन है। हमको अपना नैरेटिव बदलने की जरूरत है, क्योंकि जब आप डी बोलते हो ना, तो बोलता है ये मेरे अगेंस्ट जा रहा है, पकड़ो इसको। वो नहीं करना। आपको अभी अपना देश आगे लेके जाना है, अपनी संस्कृति को खोलना है, अपने लोगों को निकालना है बाहर। खाना दे रहे हैं आप लोगों को, उन सबको मेन स्ट्रीम में लेके आना है, आपको इंडस्ट्री बनानी है। अभी तक तो हमको ये नहीं समझ में आया प्लास्टिक को फेंकें कहां। हम लोग जमुना की पूजा करते हैं, लेकिन कचरा भी हम ही फेंकते हैं ना उसके अंदर। आज हम बोल रहे हैं भैया गंगा को साफ करो, ये करो, वो, बट वो फेंका किसने है वहां पर? दारू की बोतलें से लेकर खाने के पैकेट, प्लास्टिक के पैकेट, गुटखे के पैकेट, सब किसने फेंके हैं? वो हमने फेंके। वो नहीं जी, वो सरकार गंदी थी, वो किसकी थी? हमारी थी ना। तो बहुत काम है हमको भी, तो अभी पंगे लेने की जरूरत नहीं है। चुप रहिए, अपना काम करिए। हाँ, बीच में एक आधा स्विच चबा दो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार, मेरा नाम शैलेश सिंह है। मैं एक सवाल क्वांटिटी ईजिंग पे पूछना चाहता हूँ। जैसे अमेरिका क्वांटिटी ईजिंग करता है और वो डॉलर पे डॉलर छाप के और अपने आप को बढ़ाने का प्रयास करता है, जैसे आपने बताया है। तो हमें ऐसे इसको कैसे कंट्रोल करें और अपनी इकोनॉमी को अपलिफ्ट करते हुए, जो हमारे पास जो पैसा है, जो हम वैसे तो कहते हैं कि हम इनफॉर्मल सेक्टर से हैं, तो हम उसको डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो उसको हम कैसे क्या कर सकते हैं, और उसकी क्वांटिटी ईजिंग की जो थ्योरी है उसको हम यहाँ से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए यार, जो आज इकोनॉमिक्स में चीजें चल रही हैं आपकी दुनिया के अंदर, जैसे मैंने आपको एक टर्म बताया ना, केओस। आपको बॉटम लाइन है सैंक्शन प्रूफिंग करनी है आपकी। सैंक्शन प्रूफिंग का क्या मतलब है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। क्या आप जानते हैं रशिया ने यूक्रेन पे हमला करने से पहले 8 साल तक काम किया था? ठीक है, 8 साल तक। यूक्रेन में सत्ता पलटी थी 2014 में, जहां पर कत्लेआम किया गया था रशियन लोगों का। क्या आप जानते हैं कितने रशियंस मारे थे यूक्रेन के अंदर? 14,000। हमको बांग्लादेश में बहुत गुस्सा चढ़ता है ना। क्या आप जानते हैं यहां पर नंबर कितना? देखिए, एक भी मौत, मुझे गलत मत समझिएगा, बट जब पॉलिटिशियंस या आप जब स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो नंबर ही, वो जो एक जो जिंदगी होती है वो एक नंबर में रह जाती है। यहां पर तो अभी 1,000-1,200 भी नहीं मरे हैं। तो आप सोचिए रशिया ने अपने आप को कितना समय तक रोक के रखा। क्यों? क्योंकि उसको पता था जब वो घुसेगा इधर पे, उसके ऊपर, उसकी इकोनॉमी के ऊपर हमला किया जाएगा। मैं थोड़ा सा डिफरेंटली बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं, क्या कर रहे हो आप। उसे हुआ क्या, उसने अपने आप को, अपने डॉलर्स हटाने शुरू करे, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके, चुपचाप चुपचाप चुपचाप। जब हमला हुआ, रशिया गिरा नहीं। तो अगर आप क्वांटिटेटिव ईजिंग की बात करें कि ओवर प्रिंटिंग की बात करें, कि अभी जो उसने तो अपने फेडरल रिजर्व के, कैन यू इमेजिन, मोदी साहब ने, आप सोच सकते हैं मोदी साहब आरबीआई की चीफ को बोलते हैं भागे यहां से। उसने यही करा अपने आरबीआई की चीफ के साथ, अपने फेडरल रिजर्व के चीफ के साथ, क्योंकि वो मैनिपुलेट करना चाहते हैं अब अपनी करेंसी को। देखिए साहब, इस टाइम पे जो बेसिक इकोनॉमिक लॉज हैं वो टूट रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि जो जियोपॉलिटिक्स है और जो सप्लाई चेन्स हैं, जिस तरह से आप चीजें लेते हैं, जिस तरह से आप चीजें बेचते हैं, वो सारे रूल टूटे हुए हैं। तो अमेरिका कोशिश क्या करता है? प्रिंटिंग करके कोशिश क्या करता है? मैं खर्चा करूंगा लेकिन इंटरेस्ट बाकी दुनिया देगी। क्या आप जानते हैं वो जो ये जो 7, 8, 10 जंगें इन्होंने लड़ी हैं, उसके पैसे हम देते थे, डायरेक्टली नहीं।
बट क्योंकि हम डॉलर को यूज करते थे, हम उनको पैसे देते थे उस चक्कर में। तो आपको धीरे धीरे करके उसका जो इफेक्ट है उसको कम करना है, और ये बहुत बहुत डेंजरस चीज है करने में। इसमें आप क्या कर रहे हो? सेफ गार्डिंग कर रहे हो, सोना ले रहे हो, चांदी ले रहे हो, लोगों के साथ ट्रेड डील कर रहे हो, लोगों के साथ आप यूपीआई को बढ़ा रहे हो। क्या आप जानते हैं सबसे बड़ा देश जिसने अभी यूपीआई अडॉप्ट करा है कौन सा है? जापान। ठीक है, तो अपना आपको आगे करना है, और वो जो मर्जी करे वहां पर हमको भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो डेस्परेट सिचुएशन के अंदर है, मरता क्या ना करता हालत है उसकी। तो अगर वो उस हालत में है, वो जो मर्जी करेगा, आपको अपने ऊपर जो इम्पैक्ट आता है उसको कम करना है, और वही काम अभी चल रहा है। हेलो सर, मेरा नाम ऋषित है। मेरा थोड़ा एक सीरियस सा क्वेश्चन है। आपने ईरान के बारे में मेंशन तो किया था, पर बहुत छोटा सा मेंशन था। सवाल ये है कि अगर कल को ईरान की रिजीम अगर ख़त्म हो जाती है खुमैनी की, तो क्या उसके ऊपर उससे भारत को कितना इफेक्ट हो सकता है? नुकसान होगा, फ़ायदा होगा? क्योंकि बांग्लादेश में तो इन्होंने जो करना था कर दिया। देखिए, ओवरऑल जब आप किसी भी चीज़ को देखते हैं, 6 महीने के अंदर जियोपॉलिटिक्स में कभी भी आप फाइनल रिजल्ट मत देखिएगा। मालदीव्स के साथ क्या हुआ था? इंडिया आउट, जीता उस पे ही वो। उसके बाद मोदी जी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हुआ। 6-8 महीने लगे, सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, ठीक है, उसने इंडियन डिफेंस को आउट करा। लेकिन जब मोदी जी मालदीव गए, अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री पे 60 फुट लंबा मोदी जी का पोस्टर चिपका दिया। वो देखे तो मैं भी दंग हो गया था, यार ये क्या है। ईरान में जो देखिए, अगर ईरान टूटा और ये रिजीम जो अभी मुल्ला की रिजीम है उधर पे जो बैठे हुए हैं, वो आपके काफी क्लोज हैं। आप तेल तो ले नहीं पाते वहां से, बट आपसे वो चाबहार पोर्ट से आप ऊपर जा सकते हो, ये सब कर सकते हो। बट एक चीज याद करेगा, और ये हमेशा से मैं बोलता हूं, कई लोग बोलते हैं अगर ये मुल्ला चले गए और अमेरिका वाला आ गया तो यहाँ पर कोई हमको नहीं सुनेगा, वो हमारे अगेंस्ट हो जाए। ऐसा नहीं होता। यही चीज लोगों ने बोली थी अफगानिस्तान के मामले में। जब अफगानिस्तान में तालिबान आए, सबने बोला वो हो गया हमारा काम। हुआ क्या? मैं पर्सनली बता रहा हूं, तालिबान वाले मुझे फोन करके बोलते, सर आप कब आ रहे हो? सर आ जाओ सर, पूरी सिक्योरिटी है सर, आपको मंदिर लेके जाएंगे, हम आपको गुरुद्वारा लेके जाएंगे, हम आपको आरती दिखाएंगे वहां पर। सर कोई नहीं टूटा सर, प्लीज, हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे। हाँ वो हैं कुछ लोग, बट सर हम नहीं कर रहे सर, आप आओ इधर पे। 6 महीने हो गए मेरे को, हर 1.5 हफ्ते में वहां से मेरे को फोन आता है, अरे सर वीजा छोड़ो, तो आप आओ तो सही, हमारे खर्चे पे आओ। क्यों? उनको पता है साहब, भारत के साथ अगर वो नहीं रहेंगे, वो बचेंगे नहीं। किसके बाद? पाकिस्तान के तल्ले में बैठेंगे वो। एक चीज याद करिएगा, जब भी आप जब बोलते हैं ना स्कूल में मॉनिटर बनाते थे ना बच्चों को, तो सबसे बदमाश बच्चे को जब आप मॉनिटर बना देते हो ना, तो भैया ये तो ठीक है। तो ईरान भी कुछ ऐसे ही होगा, बिकॉज ज्योग्राफी के हिसाब से, भूगोल के हिसाब से ईरान आपका इतने पास है, थोड़ा टाइम आपके अगेंस्ट जाएगा, बट घूम फिर के वो वापस आपके पास आएगा। क्यों? कल को आज वो आपको तेल नहीं बेच रहा, आपके पास चाबहार का पोर्ट यूज कर रहे हो आप, करेक्ट? कल को लेट से ये मुल्ला चले जाते हैं और अमेरिका वाले आ जाते हैं, ठीक है, उसको भी तो तेल बेचना है किसी को। किसको बेचेगा? चाइना को। फिर तोड़ा क्यों? दूसरा, अमेरिका आपको बोल रहा है कि भैया आप रशिया से तेल मत लो, सही है, हम बोल रहे भैया कहां से ले फिर? नहीं, अभी अब वेनेजुएला पे देखो, जब वेनेजुएला का पूरा ये गेम हुआ था, मैंने अपने चैनल पे बोला था 1 महीना ठहर जाइए, आप तेल लेंगे वेनेजुएला से। अंबानी साहब बैठे हुए हैं वहां पर बात कर रहे हैं। कल रात को मोदी जी का फोन आया, किसका?
वेनेजुएला की कल की प्रेसिडेंट का, जी तेल कब ले रहे हो आप हमसे? जो ज्योग्राफिकल रियलिटीज होती हैं और ट्रेड रियलिटीज होती हैं वो कहीं ना कहीं वापस रीसेट होती है। तो चाहे अमेरिका का वहां पर बंदा आ जाए 6-8 महीने में वो वापस सीधा आएगा, क्योंकि इस रीजन में आप देखिए, मैं मजाक में बोलता हूँ, बुरा मत मानिएगा, बट हम इस पूरे रीजन के गुंडे हैं। कई बारी गुंडे से भी पंगे लेते हैं यार लोग, उसमें कोई गलत तो नहीं है ना। बांग्लादेश बैठा है वहां पर, अब छोटा सा है, ठीक है, करता रहे, पर जब मार पड़ेगी उसको, और पड़ेगी, बता रहा हूं मैं आपको, लिख के ले लीजिएगा मुझे, और जिस दिन मार पड़ेगी उस दिन आप मुझे प्लीज याद करिएगा।